नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में निबंध शामिल हैं उनको, और उसी के क्रम में आज हम लोग बात करेंगे कुबेर नाथ राय का। आपके पाठ्यक्रम में एक निबंध शामिल है जिसका नाम है उत्तर फाल्गुनी के आसपास। तो ये जो निबंध है ये थोड़ा सा पढ़ने में और पढ़ने के बाद समझ आने में मुश्किल पड़ता है। ये जो निबंध है इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तथ्य और बहुत सारा कथ्य जो है हमको नहीं समझ में आता है कि दरअसल निबंधकार क्या कहना चाहता है निबंध के अंतर्गत। तो इसी चीज़ को आसान करते हुए ये क्लास आपके लिए बड़ी मेहनत के साथ बनाई गई है, और मेरा ये विश्वास है कि अगर आप इस क्लास को थोड़ा बारीकी से, विस्तार से आखिरी तक बने रहते हुए इस क्लास को देख लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि इस निबंध को आप जब भी पढ़ेंगे तब समझ सकेंगे। हालांकि मैं भी जो है इस निबंध को पढ़ाऊंगा, अगर इस क्लास में समय मिल जाएगा या अगर जल्दी से क्लास हो गई तो इसी में, या फिर अगर ये क्लास थोड़ी लंबी हुई तो इसके बाद वाली क्लास में मैं आपको ये निबंध पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर ये क्लास आप पूरी देखते हैं और कायदे से क्लास देखते हैं तो निबंध चाहे मैं आपको पढ़ाऊं या फिर चाहे आप स्वयं पढ़ें, निबंध आपको समझ में आएगा। तो इतनी ही सी इस निबंध की भूमिका थी। अब जो है हम लोग बात करते हैं निबंध पे बात करें उससे पहले, जैसा कि हम लोग हर क्लास में करते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे निबंधकार पे यानी कुबेर नाथ राय जी के ऊपर। तो इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1933 को। वर्ष हर हाल में याद रखें, कौन सा वर्ष था? 1933 का साल था जिस साल कुबेर नाथ राय जी का जन्म हुआ। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? तो प्रदेश था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है गाजीपुर। गाजीपुर जिले के मतसा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ललित निबंधों की त्रयी में इनकी जो है गणना की जाती है। अगर आपको नहीं पता है कि ललित निबंध लिखने वालों की जो त्रयी है उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं तो आप लोग याद कर लें। उसमें पहले निबंधकार के तौर पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, दूसरे निबंधकार के तौर पे विद्यानिवास मिश्र हैं, और तीसरे निबंधकार के तौर पे कुबेर नाथ राय हैं। तो इन लोगों को ललित निबंध की त्रयी कहा जाता है। ठीक है भैया, ये बात हो गई। इनके बहुत सारे निबंध संग्रह हैं, और ज़्यादा निबंध संग्रह होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से पूछा नहीं जाता है। इनके निबंध संग्रह आपकी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। हर दूसरी चौथी परीक्षा में इनके निबंध संग्रह, कई बार क्रम लगवाने के लिए, कई बार कोई ऐसे ही निबंध संग्रह आपसे पूछ लिया जाता है। तो बड़ी बारीकी के साथ आपको निबंध संग्रह इनके पढ़ने हैं, समझने हैं और रट लेने हैं। तो इनका जो पहला निबंध संग्रह है वो है प्रिया नीलकंठी। पहला निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी है जिसका प्रकाशन 1968 में हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा निबंध संग्रह इनका रस आखेठक है जिसका प्रकाशन हुआ था 1970 में, ये भी महत्वपूर्ण इनका निबंध संग्रह है। तीसरा निबंध संग्रह इनका गंध मादन है जिसका प्रकाशन उसके 2 वर्ष बाद यानी रस आखेटक के 2 वर्ष बाद हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। निसंदेह महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। महत्वपूर्ण का अर्थात ये कि आपकी परीक्षाओं में साल दर साल ये निबंध संग्रह पूछे जाते हैं। विषाद योग 1973 में इसका प्रकाशन हुआ था, और आपको बता दें जो निबंध आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर फाल्गुनी के आसपास, वो निबंध इनके इसी संग्रह में संग्रहित है। निषाद बांसुरी जो है 1974 में है। ये जो है इनके इधर तरफ और निबंध दिए हैं। पर्ण मुकुल है 1978 में, महाकवि की तर्जनी है 1979 में, पत्र मणिपुतुल के नाम है 1980 में, कामधेनु है 1980 में, मन पर्वत की नौका है 1982 में, किरात नदी में चंद्रमधु 1983 में है, दृष्टि अभिसार 1984 में है, त्रेता का बृहत साम 1980 में है, मराल 1980 में है, उत्तर कुरु इनका जो है महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है 1994 में है, चिन्मय भारत भी महत्वपूर्ण है 1996 में है, और अंधकार में अग्निखोर
1998 में है, यानी 1998 में है, और बाणी का क्षीर सागर 1998 में है, आगम की नाव 2002 में है, और रामायणम महातीर्थम ये भी 2002 में है। अब इसमें से कौन कौन से आपको जो है याद रखने हैं, मैं आपको ये जो है बता देता हूँ। प्रिया नीलकंठी आपको याद रखना है, रस आखेटक आपको याद रखना है, गंधमादन आपको याद रखना है, विषाद योग भी आपको याद रखना है, और इनका निबंध संग्रह निषाद बांसुरी भी आपको याद रखना है। इधर से आपको चिन्मय भारत याद रखना है, रामायण महातीर्थम भी याद रख सकते हैं, और आगम की नाव याद रखना है। तो ये तो इनके जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं, इनको तो बिल्कुल भूल नहीं जाना है। तो ये बात भैया अपने निबंधकार के बारे में हो गई। अब हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं अपना निबंध, जिसका नाम है उत्तर फाल्गुनी के आसपास। ठीक है, ये निबंध इनके निबंध संग्रह विषाद योग में संग्रहित है, और विषाद योग का मैंने आपको अभी बताया प्रकाशन वर्ष क्या था, 1973 था। तो आपको याद रखना है कि इनका जो निबंध ये है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, ये जो है निबंध संग्रह विषाद योग में संग्रहित है। अब ये जो इसमें शब्द आया है उत्तर फाल्गुनी, ये कौन सी बला है कि ये क्या है उत्तर फाल्गुनी? तो दरअसल वर्षा ऋतु के कई नक्षत्रों में ये जो उत्तर फाल्गुनी होता है, ये वर्षा ऋतु का एक नक्षत्र है। इसको आप लोगों को याद रखना है। उत्तर फाल्गुनी क्या है? वर्षा ऋतु का एक नक्षत्र है। उत्तर फाल्गुनी का आगमन वर्षा ऋतु के नक्षत्र, कौन कौन से वर्षा ऋतु के नक्षत्र होते हैं, इन पे एक बार एक नज़र हम लोग फिरा लेते हैं। जैसे आद्रा है, पुनर्वसु है, पुष्प है, अश्लेषा है, मघा है, जो है ये वर्षा ऋतु का सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है, और इसकी चर्चा अपने निबंधकार ने इस निबंध में भी की है। पूर्व फाल्गुनी है और उत्तर फाल्गुनी है। तो ये जो है वर्षा ऋतु के नक्षत्र हैं। इनमें जो ये जो उत्तर फाल्गुनी है, ये वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र होता है। ठीक है ना? इस निबंध में ये जो शब्द है उत्तर फाल्गुनी, इस निबंध में ये जो शब्द है उत्तर फाल्गुनी, इसका प्रयोग नक्षत्र के रूप में नहीं किया गया है, बल्कि एक अवस्था के प्रतीक के रूप में किया है। इसमें जो है चर्चा की गई है कि जिस जिस तरीके से मनुष्य की अवस्था बढ़ती है, जब हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से अवस्था के प्रतीक के रूप में इस नक्षत्र का प्रयोग किया गया है। लेखक ने मनुष्य की अवस्था 40 से 45 वर्ष की आयु को उत्तर फाल्गुनी कहा है। अब आपसे इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे ये पूछा जाएगा कि मनुष्य की किस वर्ष से किस वर्ष तक की आयु को निबंधकार ने उत्तर फाल्गुनी कहा है। तो ये आपके लिए एक मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि मनुष्य की अवस्था 40 से 45 के बीच की जो होती है, उसको निबंधकार ने उत्तर फाल्गुनी कहा है। और स्वयं जो है निबंधकार लिखते हैं कि 40वां लगते लगते हम भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं। ये स्वयं निबंधकार का कथन है। तो आपको याद रखना है 40 से 45 के बीच की जो अवस्था है, 40 से 45 के बीच की जो अवस्था है, वो भैया मेरे क्या है? उत्तर फाल्गुनी है। ठीक है ना? वो उत्तर फाल्गुनी है। ये चीज आप लोग याद रखें। लेखक ने इस निबंध में ऋतु को एक मानवीय अवस्था के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हुए व्यक्ति के 25वें वर्ष या 25 वर्ष तक की आयु को सावन के महीने से तुलना की है। अब ये चीज आपको यहां से याद रखनी है कि लेखक ने किस वर्ष की तुलना किससे की है। 25वें को क्या कहा है, फिर 25 से 27वें तक के बीच के काल को क्या कहा है, 30 से 40 तक के बीच के काल को क्या कहा है, 40 से 45 तक के बीच के काल को आपने अभी देख लिया, उत्तर फाल्गुनी कहा है। तो इसी तरीके के प्रश्न आपसे जो है पूछे जाएंगे। तो 25 वर्ष तक की जो आयु है, इसकी तुलना जो है निबंधकार ने सावन के महीने से की है, जिसमें जो है व्यक्ति में काफी उमंग होती है, मौज होती है, मस्ती होती है, ये उम्र वैसी होती है। 27वें वर्ष को भाद्रपद का महीना माना है, जहां संघर्षों से सामना शुरू हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति 25 को पार करता है,
वैवाहिक जीवन में आता है, जब दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करता है तो दाम्पत्य जीवन के संघर्षों को जानता है, क्योंकि जवानी में तो कुछ जो बचपन में कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम लोगों के जो अभिभावक थे हम लोगों को पूर्ण रूप से जो है ध्यान रखने के लिए वो लोग सक्षम थे, तो कोई जिम्मेदारी थी नहीं। लेकिन जब जीवन की बागडोर अपने हाथ में आती है तब समझ में आता है कि दरअसल जीवन उतना आसान था नहीं जितना हम लोग समझते थे, और फिर वो जो है संघर्ष लगातार बढ़ता चला जाता है। तो ये हो गई बात भैया 27वें वर्ष की। 30वें वर्ष को उम्र का वह पड़ाव माना है या कहा है जहां भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का सुख दुख भोगना पड़ता है। इसी उम्र में लोगों के अपने अपने स्वभाव के अनुसार शिशिस्त्रा कृतार्थ होती है। ये स्वयं जो है लेखक का कथन है। ये जो शब्द इसमें आया है शिशिस्त्रा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सृजन करने का निर्णय, जो है रचना करने का जो है निर्णय। इस वर्ष में मनुष्य जो है इस चीज का निर्णय करता है कि जीवन में जो है मुझे ये करना है, यहाँ पे जाना है। तो ये जो है 30 की अवस्था होती है जहां पे मनुष्य पहुंचकर उसका जो है फिक्स हो जाता है कि अब तो जीवन में जो है हमको यही करना है। तो ये जो है 30 वर्ष की अवस्था होती है। 40 वर्ष में लोग भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि 40 से 45 के बीच को क्या कहा गया है? उत्तर फाल्गुनी कहा जा गया है। तो 40वें के बाद जो मनुष्य है वो उत्तर फाल्गुनी में प्रवेश कर जाता है। इसकी अंतिम पड़ाव में जरा जीर्णता के आगमन की सूचना मिलने लगती है। यानी जो ये उत्तर फाल्गुनी की जो उम्र मानी गई है 40 से 45, उसमें जरा और जीर्णता, यानी जो है जरा यानी मतलब वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था में जब इंसान पहुंचता है तो उसके अंदर जीर्णता आ जाती है, वो उतना एक्टिव नहीं रह जाता है। तो उसके आगमन की उसे सूचना मिलने लगती है कि भैया जीवन जो था अब यहीं तक था, जी लिया जितना जीना था, अब तो आगे सिर्फ काटना है जब तक ईश्वर जिलाए। निबंधकार आगे कहता है, आगे क्या कहता है इसको हम लोग आगे देखेंगे। ये जो है एक निबंध का कथन है। ये जो है एक निबंधकार का कथन है। निबंधकार कहता है बढ़िया अच्छा सा कथन है और हमने अच्छी तरीके से इसको टांग के लिखा है। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ें कि क्या जो है निबंधकार कहना चाहता है। निबंधकार कहता है कि वास्तव में सृजन, संप्रक्त, सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह है 30 और 40 के बीच। फिर 40 से 45 के बीच उत्तर फाल्गुनी का काल आ जाता है और उसमें जो है हम लोग जीर्ण होने लगते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो जो सृजन की, संप्रक्त की, सावधानी की, सतर्कता की, सचेतन होने की, कर्मठता की जो आयु सीमा निबंधकार ने मानी है वो 30 to 40, 30 से 40 के मध्य मानी है। ये भी आप लोग याद रखें। उत्तर फाल्गुनी का काल 40 के बाद, उत्तर फाल्गुनी का काल जो 40 से 45 का है, इसमें सठ उर्मियां। अब ये जो एक आपके निबंध में शब्द आया है ये जो है बड़ा समझ लेने जैसा है, क्योंकि जो है मैंने जब पहली बार ये पढ़ा था, जब निबंध मैंने पहली बार पढ़ा तो ये सठ उर्मियां जो है मेरे समझ में नहीं आई थी कि ये है क्या। तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है शायद आपको भी निबंध पढ़ते हुए ये चीज़ ना समझ में आती हो। तो एक थोड़ी सी चर्चा हम लोग सठ उर्मियों पे कर लेते हैं कि ये हैं क्या, फिर उसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे अपने इस कथन पे। तो आप इनको सठ उर्मियां कह सकते हैं, या जीवन जीने के 6 चरण कह सकते हैं, या फिर शरीर के 6 परिवर्तन, या फिर 6 संशोधन कह सकते हैं, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। और ये हैं क्या जो 6 संशोधन या 6 परिवर्तन हैं, ये हैं क्या? तो इसमें पहला अस्थि है। अस्थि मतलब जब जो है मनुष्य क्रिएट होता है, बनना शुरू होता है, वो पहला अस्थि है। दूसरा है जायते यानी बॉर्न, जब वो जन्म लेता है। तीसरा है वर्धते, जब वो ग्रो करता है। फिर अगला है विपत्तरिणते यानी परिपक्व होना, मैच्योर होना, जब वो अपनी जिंदगी में मैच्योर होना शुरू होता है, परिपक्व होना शुरू होता है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे आता है अपक्षयते यानी उसके बाद उसका क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। और अगला है विंशति यानी आखिरी में जो है उसका क्या हो जाता है, मरण हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो ये जो है सठ उर्मियां, इन्हीं को कहा गया है। ये एग्जाम में चीजें आपकी पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन ये चीज आपको बताना जरूरी था तो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो निबंधकार है वो क्या कहना चाह रहा था, कि इसमें सठ उर्मियों में
थकावट आने लगती है। अस्ति जायते और वर्धते तीनों धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, और इसके विपरीत जो बाकी शेष तीन हैं वो जो है तीनों जो है प्रबल होने लगते हैं। तो 60 उर्मियां आपको समझ में आई होंगी। तो ये जो कथन है निबंधकार का, ये भी आपको जो है समझ में अब आ गया होगा, मेरा ये मानना है। बढ़ते हैं और आगे कुछ चीजें और समझते हैं। लेखक कहता है कि व्यक्ति के जीवन में 25 और 45 के बीच की अवस्था ही कुछ कर गुजरने की अवस्था होती है। वस्तुतः जिसके लिए जन्म लेते हैं वह इसी उम्र में घटित होता है और होना चाहिए, ये जो है निबंधकार कहता है। लेखक ने 45 वर्ष की अवस्था को मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने की अवस्था कहा है। इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि लेखक ने किस वर्ष की अवस्था को मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने की अवस्था कहा है। तो आपको याद रखना है 45 वर्ष की अवस्था को लेखक ने मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने की अवस्था कहा है। इसको आप लोग याद रखना। लेखक ने तीसोत्री मतलब जो 30 के बाद का काल है, आप मान सकते हैं 30 से 40, 40 से 40 शुरू हो जाएगी। लेखक ने तीसोत्री की अवस्था को शान पर चढ़ी तलवार कहा है। किस अवस्था को शान पर चढ़ी तलवार कहा है? तो तीसोत्री की अवस्था को शान पर चढ़ी तलवार माना है, जिस पर प्रतिवर्ष नई धार नया तेज चढ़ता है, और ये जो अवस्था है वो 40 तक रहती है। तो ये जो है छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं को आपको याद रखना है और यहीं से जो है प्रश्न आएगा। लेखक इसमें एक छोटे से टॉपिक का और जिक्र करता है। लेखक को इस बात से कष्ट है कि लोग ब्रह्मा की तस्वीर को जो है बूढ़ा जो है ब्रह्मा को बना के दिखाते हैं। ब्रह्मा की जितनी भी आप तस्वीरें देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि जो ब्रह्मा को जो है वो एक वृद्ध इंसान की तरीके से, वृद्ध भगवान की तरीके से पेश किया जाता है कि उनकी उम्र काफी हो चुकी है। लेखक को इस बात से कष्ट रहता है, क्योंकि लेखक का मानना है कि जो सर्जक है या फिर सृष्टि करता है, जो सर्जक है या फिर सृष्टि करता है वो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। लेखक का स्वयं का कथन है कि जो सर्जक है, सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिरीवा होगा। तो ये कथन आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण कथन है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद एक निबंध में और महत्वपूर्ण कथन आता है, इसको भी आप लोग याद रखें। लेखक कहता है कि मेरी समझ से सृष्टिकर्ता हो, कवि हो, विप्लव नायक हो, सेनापति हो, सूरवीर हो, विद्रोही हो, इन लोगों की कल्पना श्वेत केश यानी सफेद बाल वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती है। लेखक कहना चाहता है कि जो कवि हो या विप्लव नायक हो, सेनापति हो, सूरवीर हो, विद्रोही हो, इन लोगों की कल्पना आप जो है एक चिर युवा के तौर पे ही कर सकते हैं। तो ये जो है लेखक इसका भी जिक्र करता है कि एक बार वो कहीं दक्षिण घूमने गया था, वहाँ पे जो है एक उसने ब्रह्मा की मंदिर देखा और मंदिर में ब्रह्मा की मूर्ति देखी जो बिल्कुल चिर युवा के तौर पे जो है बनाई गई थी। बड़ा उससे लेखक प्रभावित हुआ। तो जो है इस तरीके का एक जिक्र आता है। इस जिक्र से दो कथन आपके लिए महत्वपूर्ण थे। दोनों कथन आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इनको आप लोग अपने ध्यान में बनाए रखना है आप लोगों को। बढ़ते हैं आगे। लेखक ने 30 वर्ष को सदैव महामुहूर्त तथा जीवन के घनघोर कुरुक्षेत्र के रूप में चित्रित किया है। और नीचे जो है लेखक ने कुछ बातें कही हैं, इनको आप लोग याद रखना। जैसे लेखक कहता है कि गौतम बुद्ध ने मात्र 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, यानी वो भी लगभग 30 की उम्र के करीब ही थे जब उन्होंने गृह त्याग किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन दी माउंट दिया, यानी वो भी 30 की अवस्था में थे। 33वें वर्ष में सलीब को फांसी पर चढ़ा दिया गया। रामचंद्र भी जो है वाल्मीकि रामायण के अनुसार 27 वर्ष की अवस्था में वन को गए, 27 वर्ष की अवस्था में वन को गए। तो लेखक के अनुसार ये जो 30वां वर्ष होता है मनुष्य की जिंदगी का, वो एक तरीके से घनघोर कुरुक्षेत्र के रूप में जो है वो जीवन होता है कि मनुष्य उस टाइम पीरियड में, उस काल में अपने जीवन के महासंघर्षों से जो है जूझ रहा होता है। तो ये जो 30 की अवस्था होती है, तो ये जो है कुछ बातें जो है लेखक ने उसमें जो है अपने निबंध में टिप्पणी की है कि 29-30 की अवस्था में किन किन लोगों में कैसे कैसे कौन कौन से परिवर्तन आए। लेखक ने इस निबंध में दोस्तोयेव्स्की के विचारों को भी उद्धृत किया है। उनका एक कथन लेखक ने कोड किया है, कथन आप लोग एक बार पढ़ लें। वे कहते हैं कि मैं 40
का हो चुका, मैं 40 वर्ष का हो चुका, 40 वर्ष का हो चुका, मैं 40 वर्ष का हो चुका। 40 वर्ष ही असली जीवन काल है। तुम जानते हो कि 40 का साल जो होता है वो चरम बुढ़ापा है। दरअसल 40 से ज्यादा जीना असंभव है, अश्लील है, अनैतिक है। तो ये एक कथन है, इसको आप लोगों को याद रखना है और ये भी याद रखना है ये कथन है किसका, निबंध में, ठीक है ना। भाद्र की पहली नक्षत्र मघा है, भाद्र की पहली नक्षत्र मघा है। मघा का जो जल होता है वो जो है परिणाम और गुण दोनों दृष्टि में श्रेष्ठ माना गया है। ये निबंधकार जिक्र करता है अपने निबंध में। मघा का गुणगान कवि और किसान, कवि और किसान, कवि और किसान ये दोनों खूब करते हैं। मघा के बाद जो है पूर्व फाल्गुनी का आगमन होता है। लेखक ने इसे रद्दी और कंडम नक्षत्र माना है। ये चीज आप लोग याद रखना कि लेखक ने रद्दी और कंडम नक्षत्र किसे माना है, तो पूर्व फाल्गुनी को लेखक ने रद्दी और कंडम नक्षत्र माना है। इस नक्षत्र में उत्तर भारत में बाढ़ का भय होता है। इस नक्षत्र को उत्तर भारतीय गंगा के निकटवर्ती, किस नक्षत्र को, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की बात की जाती है। तो इस नक्षत्र को उत्तर भारतीय जो गंगा के निकटवर्ती किसान हैं वो कीर्तिनाश या फिर कर्मनाशा नक्षत्र मानते हैं। तो ये जो है भैया आज की आपकी क्लास हो गई, जिस क्लास में आपको निबंध के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, निबंध पढ़ने से पहले जो आपको भूमिका बताई जा सकती थी या फिर जो चीजें आपकी परीक्षा में आने के लिए बेहद जरूरी थी, महत्वपूर्ण थी, वो सारी चीजें आपको बता दी गई। अगर आप जो है इतना ही पढ़ लेते हैं खाली, तो मेरा ये विश्वास है कि एग्जाम में आप इससे जो भी प्रश्न आएगा उससे 2 नंबर अपने ले आएंगे, आपका प्रश्न हर हाल में सही हो जाएगा। हालांकि इसके बाद इसकी अगली वाली क्लास में मैं आपको निबंध भी जो है पढ़वा दूंगा। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी और मेरी थोड़ी सी मेहनत को आप सराहेंगे और सराहना के तौर पे आप जो है क्लास को लाइक करेंगे, प्रतिक्रियाएं करेंगे, जिससे मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ सके। और जो है अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए मेहमान हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेहमान होने से आप जो है इस परिवार के सदस्य बन जाएं। तो आज की क्लास में इतना ही। एक बार पुनः धन्यवाद।